आप सभी का मेरे YouTube चैनल पाई में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम मैथ्स के एक टॉपिक सेट एंड रिलेशन पर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, ये टॉपिक 11th-12th में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस रखता है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन इजी में तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि इसका जो एडवांटेज ये है कि इसके जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसकी जो लेंथ होती है बहुत शॉर्ट होती है। उसको आप इजी वे तरीके से कर सकते हो और इतना सिंपल टॉपिक है बच्चों, इसको आप पढ़ोगे ना तो आप बोलोगे कि बहुत अच्छा इजी टॉपिक है। चलो बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेट एंड रिलेशन के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन समझ लो पहले, क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर डेफिनेशन आप समझ नहीं पा रहे हो ना, तो वो ये मान लो सबसे बेकार काम है, क्योंकि डेफिनेशन से ही उस टॉपिक में जो भी आना है ना, उस चीज़ का पता लगता रहता है। तो सबसे पहले बच्चों, इसकी जो डेफिनेशन है ना, वो क्या होती है कि जैसे एग्जांपल के थ्रू आप समझो किस चीज़ को। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आपसे मैंने बोला इसका नाम है सेट। सेट को बोलते हैं समुच्चय। तो इस चीज़ के अंदर हम दो टॉपिकों पर डिस्कस करेंगे, दो चीज़ों के बारे में। एक तो है संग्रह और एक होता है समुच्चय। अब बच्चों देखो, संग्रह और समुच्चय में डिफरेंस देखो। तो बात करें तो संग्रह जो होता है ना, संग्रह, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कलेक्शन, ठीक है। और एक होता है समुच्चय। उस समुच्चय को जो बोलते हैं ना, अंग्रेजी में बोलते हैं सेट। अब संग्रह और समुच्चय में डिफरेंस समझने के लिए आपको मैं बता देता हूँ। तो इनमें एक डिफरेंस होता है कि जो संग्रह होता है ना, वो कलेक्शन होता है, वो एक वेल डिफाइन नहीं होता है। मतलब उसके अंदर आप कुछ भी लग सकते हो, कोई पाबंदी नहीं होती है। लेकिन जो समुच्चय होता है ना, वो वेल डिफाइन होता है। मतलब उसके अंदर जो भी चीज़ ऑब्जेक्ट्स आएंगे ना, उसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे, वो एक वेल डिफाइन ऑर्डर में होंगे। मतलब उसको आप किसी भी तरीके से ऐसे ही नहीं रख सकते हो। एग्जाम्पल से समझो संग्रह क्या होता है, समुच्चय क्या होता है। जैसे मैंने आपसे बोला कि एक क्लास है 10th क्लास, उसके अंतर्गत 15 विद्यार्थी है। 15 विद्यार्थियों के आप अलग अलग नाम रख सकते हो, जैसे रोहन, सोहन, महिमा, गरिमा। इस प्रकार से 15 स्टूडेंट्स हैं, उनके आप कुछ भी नाम रख सकते हो। अब मैंने आपसे पूछा कि आप बताओ कि इस क्लासरूम में जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है या टॉपर स्टूडेंट है, वो कौन है। तो आप बोलोगे मैंने सभी के ओपिनियन लिए, 10 विद्यार्थियों के ओपिनियन लिए। तो कोई बोलेगा कि सर रोहन ब्रिलियंट है, कोई बोलेगा मोहन ब्रिलियंट है, कोई बोलेगा गरिमा ब्रिलियंट है। इस प्रकार से सभी विद्यार्थियों के ओपिनियन भिन्न भिन्न आएंगे। इस आधार पर हम निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि कौन सा ब्रिलियंट है, कौन सा नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये कलेक्शन होगा, लेकिन ये सेट नहीं होगा। ये कलेक्शन होगा लेकिन सेट नहीं होगा। लेकिन अब बात करते हैं समुच्चय कौन सा हो सकता है। तो ऐसे ही मैंने अगर बात करूँ तो मैंने बोला आपसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अब ये क्या कलेक्शन होगा, क्या सेट होगा, या दोनों होगा, ये चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैंने बोला अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वरों का समुच्चय की बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर होते हैं AEIOU, ये होते हैं ना। अब इसके बारे में जो बात करते हैं तो ये सभी विद्यार्थियों का ओपिनियन सेम आएगा। कोई भी विद्यार्थी ऐसे नहीं बोलेगा कि ई जो है वो स्वर नहीं है। कि हमें पता होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 5 स्वर होते हैं और 21 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो हर विद्यार्थी का ओपिनियन में यही आएगा कि ए स्वर है, ई स्वर है, आई स्वर है, ओ स्वर है और यू स्वर है। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अर्थात जब सभी की जो राय है वो समान मिल जाएगी ना, इसका मतलब है वो वेल डिफाइन है। कहने का मतलब जब सभी के ओपिनियन सेम मिलेंगे ना, तो वो किसका निर्माण करते हैं, सेट का निर्माण करते हैं। और अगर आप सभी की राय सेम नहीं मिल पा रही है तो इसका मतलब है कि वो सेट नहीं है, वो एक केवल कलेक्शन है। तो एक बात और ध्यान रखना कि बच्चों कि जो प्रत्येक कलेक्शन होता है ना, वो सेट हो ये आवश्यक नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, प्रत्येक सेट होता है ना, वो एक कलेक्शन होता है। अर्थात प्रत्येक समुच्चय जो होता है ना, वो संग्रह होता है, लेकिन प्रत्येक संग्रह समुच्चय हो ये आवश्यक नहीं है। चलो बच्चों, आप इसकी डेफिनेशन पढ़ो। सबसे पहले देखो, सुनिश्चित तथा सुपरिभाषित भिन्न भिन्न अवयवों का संग्रह समुच्चय कहलाता है। मतलब इसके अंदर इसने बोल दिया कि पहले ही तो फिक्स होना चाहिए और परिभाषित भी कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। अर्थात आप इसके लिए कह सकते हो कि ये चीज़ है। अगर आप उसके बारे में बता नहीं पा रहे हो तो वो वेल डिफाइन नहीं है, इसलिए वो सेट भी नहीं होगा। सुनिश्चित तथा सुपरिभाषित भिन्न भिन्न अवयवों का संग्रह समुच्चय कहलाता है।
यदि कोई अवयव ए में विद्यमान है, मतलब आपने कोई भी रैंडमली एक सेट लिया ए और आपने बोला कोई भी एलिमेंट एक्स है वो इस सेट के अंदर विद्यमान है, तो उसको आप किस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे? उसको आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे, ये दिया हुआ है ना, एक्स बिलोंग्स टू ए, इस रूप में रिप्रेजेंट करोगे। तो यहाँ ध्यान रखना कि बच्चों ये जो होता है ना, ये साइन है, ये जो साइन दिया हुआ है, ये साइन किसका है? बिलोंग्स टू का साइन है। किसका साइन है बच्चों? बिलोंग्स टू का साइन है। तो इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? बिलोंग्स टू बोलते हैं, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप? एक्स बिलोंग्स टू ए। जैसे मैंने आपको पास एक्स एक सेट लिख देता हूँ, मैंने रैंडमली एक सेट ले लेता हूँ, एक सेट ले लिया ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 2 3 4, ठीक है, ये एक सेट ले लिया। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट, 2 3 4, ठीक है। तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, 2 3 4, तो क्या 2 इस सेट के अंदर है, तो आप क्या लिख सकते हो? 2 बिलोंग्स टू ए लिख सकते हो। अच्छा, मैं बोलूँगा कि क्या 5 इस सेट के अंदर है? क्या 5 इस सेट के अंदर है? नहीं है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? नॉट बिलोंग्स टू, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दोगे। ध्यान रखना कि कोई भी अगर सेट के अंदर विद्यमान है तो इसको आप इस बिलोंग्स टू साइन से लिखोगे, और नहीं है तो उसको आप क्या लिखोगे? नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे, आगे की बात करते हैं। तो आगे सबसे पहले बात करते हैं किसी भी सेट को आप, ये तो आपने उसकी डेफिनेशन के बारे में पता करा, उसके बाद आप बात करते हैं कि समुच्चयों का निरूपण कितने प्रकार से किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बोला कि किसी भी चीज़ को आप किस तरह से कर सकते हो, एक कार्य को आप कितने तरीक़े से कर सकते हो, ठीक उसी प्रकार से समुच्चयों को भी निरूपित करने के कुछ तरीके होते हैं। तो सबसे पहले उसको बात करते हैं समुच्चयों का निरूपण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके होते हैं, तो यहाँ पर 2 तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है किसी समुच्चय को। पहला तरीका होता है रोस्टर फॉर्म, और एक होता है उसे सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, या इसी को आप हिंदी में क्या बोल सकते हो? सारणीबद्ध रूप। अब सारणीबद्ध रूप क्या होता है, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। तो बच्चों देखो, सारणीबद्ध रूप जो होता है ना, सारणीबद्ध रूप को आप इस तरह से समझ सकते हो कि जो सारणीबद्ध रूप में, इसको बच्चों ऐसे तरह से समझ सकते हो कि इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, समुच्चय के अवयवों को कॉमा से पृथक किया जा सकता है। किससे? ये किसका साइन है? कॉमा का साइन है। उससे आप क्या कर सकते हो? समुच्चय के अवयवों को पृथक कर सकते हो। इस विधि के अंतर्गत आप जो समुच्चय है उसके अवयवों को कॉमा के द्वारा पृथक किया जा सकता है। ये कॉमा से द्वारा पृथक किया जा सकता है। जैसे आप देख पा रहे हो, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4, अर्थात एक समुच्चय ए दिया हुआ है जिसके अंदर कौन कौन से अवयव है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। एक समुच्चय दिया है उसके अंदर कौन कौन से अवयव दिए हुए हैं? 1 2 3 4, ठीक है बच्चों। चलो, ये तो किस रूप में हो गया? रोस्टर रूप में व्यक्त करने का तरीका। उसके बाद आगे की बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? तो इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि, या इसी को समुच्चय निर्माण रूप भी बोल सकते हो। तो ध्यान रखना, नॉर्मली सेट को रिप्रेजेंट करने का तो आप क्या करते हो? रोस्टर फॉर्म में, लेकिन इसको आप किस रूप में भी व्यक्त कर सकते हो? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ध्यान रखना, सेट बिल्डर फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको एक स्पेशल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब जो भी चीज़ है उसको आप स्पेशल तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हो एक नए रूप में, ठीक है। तो एक विशेष रूप में व्यक्त करने का ही क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। अब ध्यान रखना, जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है ना, उसमें ध्यान रखना इसको 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे ए इज इक्वल टू, जैसे देखो ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स, इसको बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं इसको? सच दैट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सच दैट। इसको किस रूप से रिप्रेजेंट करते हैं? सच दैट। सच दैट को आप या तो इस रूप में लिख दो, या इसकी जगह आप ये साइन भी लगा सकते हो। इन दोनों में से किसी भी साइन को आप यूज में ले सकते हो, ठीक है। इन दोनों में से आप किसी भी साइन का यूज में ले सकते हो। ठीक है। उसके बाद या तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू a,
या इसके अलावा आप किस रूप में लिख सकते हो, a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग्स टू px। बोलोगे सर ये px क्या होता है, ये होता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, अब वो सर आपको मैं आगे बताऊंगा बच्चों, ये क्योंकि ये आगे आपके टॉपिक में आगे आएगा, पावर सेट क्या होता है, पावर सेट को किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है, ये आपके आगे होगा। लेकिन आप ध्यान रखना किसी भी समुच्चय को या तो आप सीधे सीधा x बिलोंग्स टू a के रूप में या x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ x के रूप में व्यक्त कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अब इसके कुछ एग्जाम्पल पर डिस्कस करते हैं। तो ध्यान रखना एग्जाम्पल ग्रेशिया, एक होता है वर्ड अपन देखते हैं गलत जगह ईजी ये लिखा होता है कहीं पर, तो बच्चों ये ईजी का मतलब ही क्या होता है, एग्जाम्पली एग्जाम्पली ग्रेशिया, ठीक है। इस ईजी का मतलब ही क्या होता है, एग्जाम्पली ग्रेशिया, ठीक है। तो ये ईजी का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम्पली ग्रेशिया। हेलो बच्चों, तो देख पा रहे हो ना, इस ईजी का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पली ग्रेशिया होता है, ठीक है। रुको यार ये क्या हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू ये दिया हुआ a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x लेस देन 6, अर्थात इस समुच्चय के अंदर होगा तो वो सभी x आएंगे जहाँ x क्या हो, नेचुरल नंबर हो और x का मान क्या हो, 6 से छोटा हो। तो आपको पता है कि जो जीरो के बाद में जो सभी नंबर होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, डॉट 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 आगे आप 6 पे चल जाओ, तो ये आगे चलते जाओगे तो सभी क्या होंगे, ये जो नंबर्स होंगे ना, ये नंबर्स क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। जीरो को इंक्लूड नहीं किया जाता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होकर जो सभी चलते हैं ना, ये नंबर सभी क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। इनमें डेसिमल नंबर इंक्लूड नहीं किए जाते, ध्यान रखना। जो दशमलव नंबर्स होते हैं ना वो इंक्लूड नहीं किए जाते, केवल जो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जो नंबर होंगे ना वो सभी इंक्लूड किए जाएंगे, उसके अलावा इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नंबर्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। मेनली देखा जाए तो और नंबरों को इंक्लूड नहीं करोगे आप, ठीक है। इसको आप नीचे देख नहीं पा रहे होगे, चूंकि नेचुरल नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस रूप में चलते जाते हैं, तो उसको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो इसमें देख पा रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे इसने बोल रहा है कि x का मान 6 से छोटा होना चाहिए, इसलिए 6 को इंक्लूड नहीं किया, इसलिए मैंने इसको केवल हॉल के रूप में दिखाया, लेकिन इसको जो हाईलाइट नहीं किया, डार्क नहीं किया, इसलिए इसने, और इसमें 1 2 3 4 5 6 को इंक्लूड किया, इसलिए इसको मैंने डार्क कर दिया, थोड़ा सा इसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये आपके पास क्या दिया हुआ है, नंबर लाइन दी हुई है, नंबर लाइन में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसलिए सेट ए के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 4 5 आ जाएंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया यहाँ तक। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, इसमें दे रखा है कि सेट एग्जाम्पल नंबर बी देख लो, तो बी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स अभाज्य संख्या तथा एक्स का मान क्या है, 5 से छोटी है। अब आपको पता है कि अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें क्या हो, जिनके केवल 2 गुणनखंड संभव हो। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड संभव हो वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। और अभाज्य संख्याएं एक को छोड़कर, ध्यान रखना, एक को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, 2 या 2 से कम होने उसके गुणनखंड, तो उसे अभाज्य संख्याएं बोलती हैं। प्राइम नंबर्स, या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, क्योंकि आपको पता है जो 2 के गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, 1 और 2, 2 ही अभाज्य गुणनखंड होंगे, 2 ही गुणनखंड होंगे। उसके बाद 3 की बात करें, 3 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 1 और 3,
जो 3 है उसके जो गुणनखंड कौन कौन से होंगे, देखो 3 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 1 और 3। 5 का जो गुणनखंड होंगे वो कौन कौन से होंगे, 1 और 5। इसी प्रकार से आप सभी के जानते हो इन सभी के गुणनखंडों की संख्या कितनी होंगी, गुणनखंड इनके केवल और केवल 2 होंगे। तो ठीक है, इस तरह से आप पता लगा सकते हो कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी। तो इस प्रकार से अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी, 2, 3, 5 और 7। इसने बोला है कि वो सभी अभाज्य संख्या x की मान x अभाज्य संख्या है तथा 5 से छोटी है। 5 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो रही है आपको पता है, 2, 3। 5 तो 5 ही है, 5 तो x के बराबर होगी, उसको x लेस देन थोड़ी ले सकते हो। तो इसलिए इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, सेट के अंतर्गत एलिमेंट आएगा 2। इस सेट के अंतर्गत जो एलिमेंट्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, एक तो 2 आएगा और एक कौन 3 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से बी एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद बात करते हैं सी। तो सी की बात करते हैं तो सबसे पहले देखो बच्चों, c इज इक्वल टू करली ब्रैकेट x/2 सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तथा x की लेस देन 7। अर्थात इस समुच्चय c के अंतर्गत वो सभी x/2 टाइप के एलिमेंट आएंगे जहाँ x खुद क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए तथा x का मान क्या होना चाहिए, 7 से छोटा होना चाहिए। x का मान 7 से छोटा होना चाहिए। तो आपको पता है 7 से छोटी संख्या कौन कौन सी होती है, 7 से छोटी जैसे जी आपने बोला 6.99 भी 7 से छोटा है, 6.98 भी 7 से छोटा है। लेकिन उसने बोल दिया x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। अर्थात दशमलव वाला तो लेना ही नहीं है, अर्थात आप नेचुरल नंबर लोगे। और नेचुरल नंबर लोगे तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या 7 लेंगे, नहीं लेंगे। उसने बोला x की वैल्यू 7 से छोटी है और x क्या है, नेचुरल नंबर है। तो आप नेचुरल नंबर्स के लिए कौन से लोगे इसमें x की वैल्यू, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी लोगे। अब ये तो x की वैल्यू ली है, लेकिन आपको पता है इस सेट क्या देगा आपको, x/2 टाइप का एलिमेंट देगा। मतलब ये तो x है ना, उसको आप x/2 में पुट करोगे। तो x/2 में जैसे ही पुट करोगे तो ये सेट के अंदर एलिमेंट कौन कौन से आ जाएंगे, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2। इसलिए सेट सी के अंतर्गत कौन कौन से एलिमेंट आ गए, 1/2, 1, 3/2, 2, 5/2, 3। तो बच्चों इस तरह से आप कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इस टॉपिक के अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को समझ पाओगे। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और इसी प्रकार से मैं आपको सभी टॉपिक पे अच्छी से नॉलेज दे पाऊँगा। तो धन्यवाद।